हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कोरियोलिस बल के प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी गई वस्तु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर छोड़ी गई वस्तु पर कोरियोलिस बल के प्रभाव के बारे में बता रहा था मैं। उस पर किस प्रकार से कोरियोलिस बल लगता है, किधर विस्थापित होती है। तो हमको पता चला कि वह जैसे छोड़ते हैं स्वतंत्रतापूर्वक तो एक्स दिशा में विस्थापित होती है। एक्स दिशा का मतलब है पूर्व की ओर, ठीक है। और इसमें कितना विस्थापन हुआ था, वो विस्थापन तक पहुंच गए थे अपन x इक्वल टू ओमेगा जी टी की पावर 3/3 कोस लेमडा। समीकरण 7 विस्थापन x कोमा टी के पदों में, किसके पदों में, टी के पदों में, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब बात करते हैं आगे की। तो इसी को अपन टी के पदों में तो आ गया, ऊंचाई के पदों में ले आते हैं। तो हम चलते हैं न्यूटन की गति की द्वितीय समीकरण से। अब क्या था, वो ये रहा। प्रारंभिक वेग तो क्या था इसके पास, u तो 0, और ऐसे आया, कितनी ऊंचाई तक आया सर, h। त्वरण कितना है, g। नीचे आ रहा है, हाँ सर। समय कितना लग रहा है, t। तो यहाँ पर बात करूँ s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। चूँकि s बराबर तो कितना है h, u बराबर कितना है 0, और a बराबर जब नीचे आ रहा है ना तो क्या लोगे इसको, प्लस का g, ऊपर जा रहा है तो माइनस का g। तो ये h कितना है 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सॉरी जी टी स्क्वायर आ गया। क्या मिलेगा, जी टी स्क्वायर बराबर 2h। तो टी स्क्वायर बराबर 2h/g। तो t बराबर कितना आया, 2h/g की पावर 1/2। अब हम लिखें समीकरण 7 में t का मान रखने पर, समीकरण 7 में t का मान रखें तो x बराबर w/g, और t की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो रखो 3, तो इधर ले लो। t की वैल्यू अपने पास 2h/g, और इस पूरे की पावर 1/2, तो ये और पूरे की पावर 3, और ये कोस लेमडा आ गया। हाँ सर। तो विस्थापन x कितना आया, ओमेगा g/3, और इसको हल करें अपन तो 2h/g इसकी पावर 3/2, और ये सर कोस लेमडा। x बराबर ओमेगा जी 2√2 h√h, तो इसको तो h की पावर 3/2 लिख दो, कटने का नाम है भी नहीं इसका, और g√g हो जाएगा सर, तो √g, और ये कोस लेमडा। बच्चों ये तो गया 3, g से g गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई अपने पास x की वैल्यू है बच्चों ये 2√2/3 और ओमेगा h√h/g, और ये कोस लेमडा, ये x आ गया। पक्का, हाँ सर। आगे चलिए। अब दो बातें करते हैं कि ध्रुवों पर हो, भूमध्य रेखा पर हो, कौन, कोई कण वहाँ पर छोड़े अपन ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर, उसके लिए कितनी वैल्यू होगी वो ज्ञात करते हैं। तो दो केस बनाते हैं, उसके बाद पहले तो हमने कण को या पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिराया था, अब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे।
आ गया? हाँ सर, ये ध्यान रखना है, कंपटीशन में बड़े एग्जाम होते हैं नेट का, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वहाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसको। एच के पद, एक्स के पदों, ये एच के पदों में, ये एच के पदों में, इससे पहले वाला टी के पदों में था। ठीक है सर, यहाँ लिख सकता हूँ मैं x का मान h के पदों में, x के पदों में। चलिए इधर देखिए आप, चले बिल्कुल सर। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो देखिए के स्पष्ट। अब ध्रुवों पर लेमडा 90 होता है और भूमध्य रेखा पर लेमडा 0 होता है। तो ऐसे बोल दूं, जब कण, पार्टिकल या पिंड जिसको बोलते हैं बॉडी, जब कण या पिंड भूमध्य रेखा पर स्थित हो अर्थात लैम्डा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, इस जगह की बात हो रही हो सर, इस जगह की बात हो रही हो बच्चों। इस जगह पर तो, यहीं पर तो ये ऐसे इसका तल होता है, निरक्षीय तल, इस जगह पर तो यहाँ लेमडा कितना होगा, इसी जगह पर लेमडा इक्वल टू 0। ओके, हाँ सर, यहाँ रखें इसको, x बराबर 2√2/3 ओमेगा h रूट h/g कोस लेमडा। चूँकि लेमडा इक्वल टू 0 डिग्री, x 2√2/3 ओमेगा h रूट h/g कोस लेमडा का मान, कोस 0 का मान, 0 डिग्री का मान कितना, 1। x कितना आएगा, मैक्सिमम 2√2 और ओमेगा h और ये h/g, ये मैक्सिमम वैल्यू लिखिए आप फटाफट। यहाँ पर पूर्व होता है, जानते होंगे आप सब, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पश्चिम होता है। लिखो बच्चों, जल्दी करो आप, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी। चलिए आगे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लुक ऑन द बोर्ड। चलिए केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड, जब कण या पिंड भूमध्य रेखा पर स्थित हो, ये तो हो गया। अब क्या लिखूं मैं, ध्रुवों पर स्थित हो। जब कण या पिंड ध्रुवों पर स्थित हो, अब यहाँ आ जाएगा यार वो पिंड, यहाँ था पहले, वहाँ से हटाओ उसको। अब जब वो खुद की अक्ष पर ही होगा तो घूर्णन गति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर आ गया तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब ये 90 डिग्री तो ये हो गया, कोस 90 ये हो गया, कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये 0 आ गया। x मिनिमम हो जाएगा, जहाँ छोड़ेंगे वहीं मिलेगा मिनिमम, इससे कम तो कहीं नहीं मिलने वाला। मतलब इस जगह पे से छोड़ूँ तो वो जहाँ से छोड़ रहा हूँ वहीं आएगा नीचे, इधर नहीं होएगा, विस्थापित नहीं होएगा। ठीक है, हाँ सर, जल्दी कीजिए आप। अब यहाँ 90 करना है बस। केस सेकंड, जब कण या पिंड कहाँ पर हो, वो मध्य रेखा पर हो। जल्दी करो बच्चों, जल्दी से जल्दी लिखो आप।
ये जो सूत्र आया ना, इसको डायरेक्ट याद रखना, 2√2/3 ओमेगा एच रूट एच बाई जी कॉस लेमडा। लेमडा की वैल्यू वो चेंज कर करके भी दे सकता है। अब हम 3 चीज़ें तो पढ़ चुके, सॉरी 2 तो। कोरियोलिस बल के प्रभाव में हमने पढ़ा कि पृथ्वी के जो धरातल या क्षैतिज पर गतिशील कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल पढ़ा कि वो दाहिनी ओर लगता है उसकी गति की दिशा से। दूसरा पढ़ा कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हम स्वतंत्रतापूर्वक किसी वस्तु को छोड़ें तो किधर विस्थापित होगी सर, वह पूर्व की ओर विस्थापित होगी। कितना विस्थापन होगा, x। उस x की वैल्यू x = 2√2/3 ओमेगा h इंटू रूट एच बाई जी और cos लेमडा। अब केस थर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केस थर्ड की। केस थर्ड लाते हैं अभी केस थर्ड को। क्या है केस थर्ड, ये भी एग्जाम में आता है बच्चों। अब पहले तो नीचे से ऊपर से नीचे फेंका था, अब नीचे से ऊपर फेंकेंगे। पहले तो ऊपर से नीचे छोड़ा था, फेंका नहीं था, अब नीचे से ऊपर फेंकेंगे अपन। तो अपना जो थर्ड होगा वो होगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील कण पर, पिंड भी हो सकता है कण पर, कोरियोलिस बल का प्रभाव। ये धरातल ये मैं यहाँ से इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, कितनी ऊंचाई h। प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा तभी तो ऊपर जाएगा। कितना मान लिया, u। कहाँ पर गति हो रही है, गति हो रही है सर गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति। और यहाँ a बराबर कितना है, g। बस ये ध्यान रखना, ऊपर की ओर क्या होता है, k कैप डैश। ठीक है, जब ये यहाँ पर जाएगा तो इसका अंतिम वेग जिसको हम v वेक्टर बोलते हैं वो 0 हो जाएगा बच्चों। पक्का, हाँ। और इधर कौन है, पूर्व। इधर कौन है सर, पश्चिम। वृत्ताकारी होती है, मतलब गोलाकारी होती है पृथ्वी। ये तो मैंने थोड़ा सा उसका अंश बता रखा है, पश्चिम। थोड़ा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि पिंड इधर ही आएगा। सर आपको कैसे पता, अरे हम पहली बार थोड़ी ना डेरिवेशन कर रहे हैं। पश्चिम। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा माने कि स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड था, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड था, उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। किस वेग से, u वेग से। कितनी ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगा, वो h ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगा। कितनी ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगा, वो h ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगा। ओके, तो लिखिए इसमें, माना स्मॉल m द्रव्यमान के एक पिंड को, लिखिए थोड़ा बहुत, माना स्मॉल m द्रव्यमान के एक पिंड को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तथा यह पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तथा यह पिंड स्मॉल h ऊंचाई पर पहुंचता है।
तथा यह पिंड स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचता है, तथा यह पिंड स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचता है, स्मॉल h ऊंचाई तक पहुंचता है। आ गया बच्चों? हाँ। अब अपने पास गति की समीकरण होती है। यदि किसी समय t पर विस्थापन ज्ञात करना हो तो सेकंड समीकरण का उपयोग करते हैं, किसी विस्थापन पर अंतिम वेग ज्ञात करना हो तो अंतिम समीकरण का उपयोग करते हैं, और किसी समय t पर प्रारंभिक वेग ज्ञात किसी समय t पर वेग ज्ञात करना हो तो हम प्रथम समीकरण का उपयोग करते हैं। तो मैं बोल दूं, किसी क्षण भी बोल सकते हैं या समय भी बोल दिया, किसी समय t पर कण का वेग, कौन सी समीकरण होती है अपने पास? u वेक्टर v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर और ये t आ गई। ये सर सदिश रूप है। ओके, वैल्यू रखिए v वेक्टर की जगह तो क्या रख दूं मैं? v डैश वेक्टर। सुनना मेरी बात ध्यान से, किसी समय t की बात है, अंतिम की बात नहीं कर रहा। तो v वेक्टर की जगह तो क्या रख दूंगा मैं? v डैश वेक्टर, और u वेक्टर की जगह u ही रहेगा। बस a वेक्टर की जगह रखूंगा मैं g, तो होता ही है, लेकिन इसकी दिशा कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर कौन है? k कैप डैश, k कैप डैश। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जी कहाँ है? तुम तो ऐसे करो काम, नीचे आता है ना जी, ये कन्फ्यूजन नहीं हो, नीचे होता है जी, तो हम क्या लिखें यहाँ पर? यहाँ क्या लिखेंगे? ये माइनस। अब दिशा बात करें तो ए वेक्टर, कण ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही होगा, और इस जी की दिशा इसकी ऊपर ही होगी, तो इस जी की दिशा कहाँ लेके जानी? ऊपर। तो ये क्या आएगा? के कैप डैश। पक्का? ऐसे नहीं करो तो डायरेक्ट रख देना, तो क्या मिलेगा? v डैश वेक्टर इक्वल टू, ये तो u कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो u कैप डैश माइनस g कैप डैश, और साथ में क्या आएगा? t। सर ये कहाँ से है? देखो a बराबर तो माइनस जी है, इसकी दिशा कहाँ है? ऊपर की ओर, तो ऊपर आ गए। ये माइनस क्या बता रहा है? त्वरण को, त्वरण कहाँ है? ऊपर है। स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं तो नीचे तो प्लस, ये नीचे आता कण तो जी लेते हैं, और ऊपर जा रहा है तो माइनस जी लेते हैं, और के कैप कैसा है? सर पॉजिटिव है। आ गया? तो v डैश वेक्टर इक्वल टू कितना है बच्चों? u माइनस जी के डैश कैप, और ये नहीं, कैप को हटा लो, जी टी, और ये बन जाएगा के कैप डैश, जी टी ये बन जाएगा के कैप डैश, u माइनस जी टी के कैप डैश। आ गया बच्चों? हाँ, इसको आप समीकरण दीजिए 1, पहली समीकरण दीजिए। अब पहले v डैश तो आ गया, v डैश तो आ गया। अब हम मान लेते हैं कि इस कण को हमने किस जगह पर फेंका है? ऊपर की ओर, लैम्ब्डा अक्षांश स्थान पर। किस पर? लैम्ब्डा अक्षांश स्थान पर। तो पृथ्वी का कोणीय वेग, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, पृथ्वी के सापेक्ष गति, वहाँ पर बताया था ओमेगा वेक्टर हर जगह उत्तरी गोलार्ध में लिखते हैं ओमेगा कोस लैम्ब्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्ब्डा के कैप डैश। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप आगे लिखिए, इसके जस्ट बाद आगे की बात करें तो लिखिए v डैश वेक्टर बराबर माइनस u जी टी और ये के कैप डैश, इक्वेशन नंबर 1। तो आगे लिखिए उत्तरी गोलार्ध के लैम्ब्डा अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध के लैम्ब्डा अक्षांश, समीकरण 1 के बाद उत्तरी गोलार्ध के लैम्ब्डा अक्षांश वाले स्थान पर पृथ्वी का कोणीय वेग, वाले स्थान पर पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर बराबर ओमेगा कोस लैम्ब्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्ब्डा के कैप डैश, ठीक है। हाँ सर, अब क्या, ओमेगा भी आ गया, वी भी आ गया, अब क्या निकालें? अतः कण पर लगने वाला कौन सा बल? कोरियोलिस बल।
कोरियोलिस बल कितना है बच्चों? वो है सर एफ सी वेक्टर इक्वल टू -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। जल्दी लिखिए, अब इसमें वैल्यू रखनी है बस, जितना जल्दी हो सके उतना लिखिए। सी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? के कैप डैश। और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, मैंने बोला था प्रत्युषित धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो कौन सी दिशा होती है? के कैप डैश, और नीचे की ओर माइनस के कैप डैश। अब इस बल का मान निकालें तो एफ सी वेक्टर इक्वल टू -2m, थोड़ा खेल लेते हैं गेम, आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश। ये कितना है? पहले ओमेगा है ना सर, ओमेगा की वैल्यू रखिए, ओमेगा कोस लेमडा ओमेगा साइन लेमडा। फिर इसके बारे में लिखिए वी डैश वेक्टर के बारे में, 0 0 u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, यही था। हाँ सर, के कैप डैश के नीचे आ गया। ओके, खेलिए आप, हल करते हैं इसको। तो -2m आई कैप डैश, इसको और इसको छुपाया, ऐसे गुणा किया तो ओमेगा कोस लेमडा इंटू u माइनस जी टी। ये मैं यहाँ मजला कोष्ठक बना देता हूँ। फिर माइनस, ये तो ऐसे होगा 0 माइनस जे कैप डैश, जे कैप डैश का लिखें तो 0 माइनस 0, जे कैप डैश का 0 माइनस 0। फिर इसी के बाद करते हैं प्लस के कैप डैश का, तो ये भी सर 0 माइनस 0। तो हमारे पास क्या मिला? कौन सी दिशा में बल लग रहा है या कौन सी दिशा में कण जाएगा वो ज्ञात करते हैं। एफ सी -2m, ये क्या मिलेगा? ओमेगा कोस लेमडा u माइनस जी टी, और सर ये आई कैप डैश कितना हो गया? पूरा 0। ओके, हाँ सर, ओके। आगे चलिए, एफ सी वेक्टर इक्वल टू 2m ओमेगा u माइनस जी टी कोस लेमडा माइनस आई कैप डैश। पता है माइनस आई कैप डैश क्या बता रहा है? कि जो कण है ना, कण, इस पर जो लगने वाला बल है वो माइनस आई कैप डैश, यानी कि इधर होगा। जब कण पर बल इधर लगेगा तो ये विस्थापित भी सर इधर ही होएगा, ये यहाँ पर जाएगा। ये कौन सी स्थिति में पहुँच गए? बी पर, ऐसे बी पर। तो आप यहाँ तक लिखिए, इक्वेशन नंबर हो गई है 2। जल्दी करो, कि परिमाण लेंगे वही त्वरण निकालेंगे, टेंशन किस बात की? परिमाण लेंगे और त्वरण निकालेंगे इसका। लिख लिया? चलो लिखो आगे। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है? कौन सी दिशा में लग रहा है? पश्चिम की ओर, लेकिन जब कहाँ फेंक रहे? ऊपर। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि कोरियोलिस बल की दिशा पश्चिम की ओर है। कोरियोलिस बल की दिशा पश्चिम की ओर है। कोरियोलिस बल की दिशा पश्चिम की ओर है। पश्चिम, अतः पिंड का विस्थापन भी, अतः पिंड का विस्थापन भी पश्चिम की ओर होगा। अतः पिंड का विस्थापन भी पश्चिम की ओर होगा।
अतः पिंड का विस्थापन भी पश्चिम की ओर लेगा होगा। अब फेंकेंगे ऊपर तो कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा साइड में। सर ऐसा होता है क्या, होता है यदि अपन अधिक वेग से बहुत अधिक ऊंचाई तक फेंके तब ऐसा होता है, कोरियोलिस बल का इफेक्ट दिखता है। चलिए अब अगली लाइन लिखिए। कोरियोलिस बल का परिमाण लेने पर, कोरियोलिस बल का परिमाण लेने पर एफ सी वेक्टर का मापांक मैग्नीट्यूड ये 2m ओमेगा u माइनस जी टी और ये cos लैम्डा, दिशा गई। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या जानते हैं, न्यूटन अंकल, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से वो क्या कहता है, कोई वस्तु गतिशील है ए बराबर एम ए, चूँकि ए बराबर d2x/dt², ये बलमा बनता है ये। अब इसको तुम थोड़ा सा देना चाहो तो x डैश दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया एम ए, एक ही जगह क्या लिखूँगा मैं, d2x/dt²। ओके बच्चों, हाँ सर आगे बढ़े। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब 2 और 3 और 4 से पहले भी तो खेले थे सर ऐसा। हाँ सर, तो देखिए आप समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या मिलेगा, m d2x/dt² 2m ओमेगा u माइनस जी टी cos लैम्डा समथिंग। तो ये त्वरण है d2x/dt² 2 ओमेगा u माइनस जी टी cos लैम्डा। अब हम त्वरण आ गया तो त्वरण से वेग प्राप्त करना हो तो एक बार समाकलन करेंगे, और एक बार और समाकलन कर दिया जाए बच्चों इसका, तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, फिर सर प्राप्त हो जाएगा हमें सर क्या, विस्थापन, और वही निकालना है हमें। ठीक है, ओके। तो हम सुना मेरी बात ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक तो गया, फिर सर ये ऐसे आएगा ए बी और ए सी, और ये दूरी होगी x। कौन सी दूरी होगी, x, यही ज्ञात करना है। -x, सर दिशा कहाँ ले रहा मैं, बता दिया ना, पश्चिम की ओर है, बस विस्थापन ज्ञात करना है, इस दिशा में आ रहा है। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ध्यान से बात ये सुननी है आपको कि मुझे इससे पहले वेग चाहिए और वेग के बाद मुझे विस्थापन चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा, वेग, और उसके बाद क्या निकालूंगा मैं, विस्थापन। चलिए थोड़ा सा समय अभी अपने पास, उसका सही उपयोग करते हैं। तो लिखिए आप, इसको नाम दे देते हैं हम, या फिर यहीं से इसका कर दिया जाए। तो इसको मैं बताऊं क्या लिखते हैं, dx/dt और ऊपर लिखते हैं d/dt। इसको dt को तो उधर भेज देते हैं, तो ये से बोल सकते हैं कि t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो d2x/dt² का तो dx/dt बन जाएगा, और इधर बनेगा सर, ये बनेगा 2 ओमेगा cos लैम्डा, कांस्टेंट है ये, और ये बचेगा, तो वो कांस्टेंट तो इधर आ जाएगा। ओके सर, और ये मिलेगा u माइनस जी टी है ना सर, तो u का तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस जी, सॉरी सर, u का तो क्या होगा, u t माइनस ये बन जाएगा GT²/2, और प्लस में c। लिखिए बच्चों आप, प्लस में c। लिखो,
आगे देखिए बच्चों, ये ऐसे किया है मैंने 2 ओमेगा cos लैम्डा u माइनस जी टी, इसका डी टी के सापेक्ष किया तो u टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, या तो इंटू में हो जाएगा, इधर इंटू में ये और प्लस सी। ओके ओके सर, अब फटाफट हमारा टारगेट क्या है? विस्थापन x ज्ञात करना। ज्ञात करते हैं इस विस्थापन x को। जाएगा कहाँ बेचारा, देखते जाओ आप इधर। अब इस c की वैल्यू निकालने तो क्या बोलूँगा, t बराबर 0 पर dx बाई डी टी इक्वल टू 0 होता है। जब उसने चलना ही प्रारंभ नहीं किया था t बराबर 0, तो विस्थापन भी 0 होता है, वेग भी 0 होता है। अतः इस मान को कौन सी में, पहले आ गई सर 3 4 आ गई, इसको देते हैं 5। इस मान को समीकरण 5 में रखने पर तो 0 2 ओमेगा cos लैम्डा u इंटू 0 माइनस जी 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये 0 ये पूरा है 0, तो c बराबर क्या आया 0 आ गया। हाँ सर, आगे चलिए। अतः समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 क्या होगी, dx बाई डी टी 2 ओमेगा cos लैम्डा u टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। इसी के जस्ट आगे dx तो इधर रखिए, 2 ओमेगा cos लैम्डा और ये u टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 और ये डी टी। क्या करूँ मैं इसका समाकलन करने पर dx समाकलन बाहर कौन आएगा, 2 ओमेगा cos लैम्डा, फिर ये u टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 और सर ये डी टी। चलिए आप आगे चलिए बच्चों। इसका तो मिलेगा x और ये हो जाएगा 2 ओमेगा cos लैम्डा u टी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी टी की पावर 3 इंटू 2 तो यानी कि 6 प्लस सी। वापिस वही c की वैल्यू निकालते तो समीकरण 6 हो गई, 5 तो पहले आ चुकी थी, 6 ये। तो x बराबर t बराबर 0 पर x इक्वल टू 0 होता है। अतः इस मान को समीकरण 6 में रखने पर 0 2 ओमेगा cos लैम्डा u इंटू 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस जी 0 की पावर 3 बाई 6 प्लस सी इक्वल टू कितना 0। रखे मान आगे। हाँ, समीकरण 6 में c का मान रखने पर तो x इक्वल टू 2 ओमेगा cos लैम्डा u टी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी टी की पावर 3 बाई 6। यहाँ से क्या बाहर आएगा, 2 तो ये रहा, एक बार ले लिया टी स्क्वायर बाई 2 ओमेगा cos लैम्डा, फिर ये u माइनस
जी टी की बटे 3। चलिए x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये ओमेगा कोस लेमडा और यहाँ टी स्क्वायर और ये u माइनस जी टी बाई 3 आ गया बच्चों। हाँ सर, x का मान t के पदों में, किसके पदों में, t के पदों में, पक्का। हाँ सर, जल्दी से लिखिए x का मान किसके पदों में आ गया, t के पदों। अब आगे बढ़ते हैं, इस समीकरण को 6 तो आ चुकी है, 7 दे दीजिए। ये समीकरण 7 t दे रखा हो तो बिल्कुल हम t के पदों में किसका मान निकाल लेंगे, x का मान। आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको रफ में लिखना है तुम्हें, मतलब साइड में लिखना है। मेरे आपको तो पता, मुझे पता नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं तो किसी भी कण को अपन ऊपर फेंकते हैं u वेग से, u वेग से ऊपर फेंकें तो वो वापस जाने का समय तो लेता है u बाई जी और आने का समय लेता है u बाई जी। तो जाने और आने का समय हो जाता है 2u बाई जी, मतलब तुम बाई जी हो। इसका मतलब ये नहीं है। समीकरण 7 तक तो पहुँचने के बाद आप ध्यान से सुनिएगा। समीकरण 7 के बाद इधर देखिएगा, यहाँ से मैंने पहले मैं इसको ये तो लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण 7 को यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि क्या थोड़ा उधर जगह मिल जाएगी अपन को। x इक्वल टू टी स्क्वायर ओमेगा कोस लेमडा u माइनस जी टी बाई 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। और ये किस में, x का मान t के पदों में, x का मान स्मॉल t के पदों में। और आपको है ना, सुनिए मेरी बात, आपको ये वापस वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही ठीक है। चलिए आप आगे, यह रहा कण यहाँ से, इसको प्रारंभिक वेग v से मैंने कहाँ फेंका, ऊपर, ये आ गया सर। कितनी ऊंचाई तक चला सर, h ऊंचाई तक। कितने समय लगा इसको जाने में सर, जाने में लगा समय t समय में, t समय में, t में या t समय में से लिख देता हूँ, t समय में, ठीक है। हाँ, अब उपयोग कीजिए प्रथम समीकरण से, न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण से वो क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। ओके, हाँ, अंतिम वेग यहाँ पर v क्या होता है, 0, तो ये तो 0 हो गया। ये ऊपर जा रहा है ना, हाँ सर, तो ये u माइनस कितना, ये हो गया g और ये t। ऊपर नीचे की ओर a का मान कितना है, g के बराबर, लेकिन ये इसकी दिशा कहाँ होती है, नीचे की ओर। तुम ऊपर ले रहे हो ना बच्चों, जब तुम g को ऊपर लोगे तो माइनस जी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस जी, ठीक है। ओके, चलिए आप आगे, माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, u g बाई टी बराबर u इक्वल टू जी टी, तो t बराबर u बाई जी। तो ये जाने और आने का समय है, तो मैं इसे बोल दूँ पूरा जाने का प्लस आने का, वो पूरा का पूरा समय। मैंने इसको टी डेज मान लिया बच्चों, क्या मान लिया, टी डेज, टी डेज, टी डेज, टी डेज, टी डेज, पक्का। तो इसका पूरा उड्डयन काल, जितने समय तक ये हवा में रहता है, उड्डयन काल, उसको लिखा स्मॉल टी बराबर 2t डेज। जाने में भी इतना ही लगता है, आने में भी इतना समय लगता है। t बराबर क्या हो जाएगा, 2u बाई जी। t बराबर क्या हो जाएगा, 2u बाई जी। दिख रहा है,
हाँ सर दिख रहा है, t बराबर क्या हो जाएगा 2u/g। ओके, अब मैं ये तो साइड में लिखना है आपको, मैं डायरेक्ट यूज दूंगा इसका। आप इस समीकरण 7 के बाद लिखिए पिंड को h ऊंचाई ऊपर जाकर, इसका कारण बताऊंगा, ये वापस क्या रहा है मैं बताऊंगा बिल्कुल। लिखिए आप पिंड को h ऊंचाई ऊपर जाकर, पिंड को h ऊंचाई ऊपर जाकर, पिंड को h ऊंचाई ऊपर जाकर पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। स्मॉल t बराबर स्मॉल t बराबर ऊपर से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, t बराबर 2u/g होता है। तुम बाई जी हो, ये नहीं हमारे कहने का मतलब, 2u/g होता है। पक्का बच्चों? हाँ सर। अब जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ रख दीजिए, 2u/g होता है। ओके, हाँ सर, ये तो साइड में लिखना ही है। हाँ इसमें भी लिख सकते हो, 10 नंबर में आता है, कोई ऐसी बात नहीं। और ये तो हमने उनको बताया कि ये उड्डयन काल है, जितने समय तक कण हवा में रहेगा। जाने का समय होता है u/g, आने का भी u/g, तो कितना हो गया 2u/g। तुम बाई, अरे ये नहीं है रे। चलो अब अगली लाइन से लिखेंगे अपन, वो लिखने थ्योरी तो लिखी दी। पृथ्वी से स्मॉल h ऊंचाई ऊपर जाकर पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना, t बराबर 2u/g होता है। अतः समीकरण 7 में t बराबर 2u/g रखने पर ये u के पदों में आ जाएगी बस। x बराबर 4u²/g², ओमेगा cos लेमडा, ये तो u-g/3 इंटू 2u/g, ये गया। ये क्या मिलेगा, करते हैं सर। x बराबर 4u²/g², ओमेगा cos लेमडा, और सर ये u-2u/3। इसको तो हल कर सकते हैं सर हम, हाँ बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा, x बराबर 4u², ये 4 है, 4u² ओमेगा cos लेमडा/g², और ये 3u-2u/3। इस 3 को भी आगे लाइए आप, 4/3u²/g², और सर ओमेगा cos लेमडा इंटू कितना मिलेगा ये u। तो ये u की पावर क्या बन जाएगा बच्चों, 3 बन जाएगा। तो हमारा लास्ट रिजल्टेंट जो आंसर आया वह क्या होगा, हमारा लास्ट जो आंसर आया ना बच्चों वो क्या होगा, सुनना ध्यान से। हमारा आंसर हुआ सर x = 4/3u⁴g² ओमेगा cos लेमडा। ठीक है, ये आ गया। मैं यहाँ एक चीज़ लिखूँगा, इक्वेशन नंबर 8 तो ये, और ये लिखूँगा x का मान किसके पदों में, u के पदों में, u के पदों में। लिख लीजिए इसको, x का मान u के पदों में। जल्दी करो बच्चों, x का मान 4 के पदों में नहीं, u है, u के पदों में। जल्दी करो, 4/3। अब इसमें से किसी भी पद को वो सिद्ध करवा सकता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितने आ गए, 8। चलो मैं इस इक्वेशन नंबर 8 को यहाँ लिख देता हूँ। अब x बराबर 4/3u²/g² और ओमेगा cos लेमडा।
इक्वेशन नंबर 8 दोबारा नहीं लिखनी, x का मान डोंट डिस्टर्ब मी चलो अब यदि मेरे पास u की वैल्यू भी आ जाए तो हम इस u को h के पदों में लिख दें। तो u को किसके पदों में लाए? h के पदों में। तो हम उपयोग करते हैं बच्चों इसका न्यूटन की गति की जो तृतीय समीकरण है उसका। तो u है ना, अब देखिए आप इधर हम समझाते हैं, वैसे से समझते जाइए आप। ये धरातल था, कण ऊपर गया, प्रारंभिक वेग क्या था भाई साहब का? u। यहाँ तक पहुँच गए, ओके। अंतिम वेग क्या हुआ सर? अंतिम वेग v बराबर 0। कितनी ऊंचाई तक गया? h ऊंचाई तक। किसके अधीन गति कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। इसकी दिशा कहाँ होती है? नीचे की। ऊपर की ओर आते हैं तो फिर माइनस लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ संबंध निकाल लेते हैं थोड़ा सा। सर इधर क्यों लिख रहे हो? साइड में संबंध निकालना, उधर तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तुम इसको उधर भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो थर्ड समीकरण से क्या कहती है? थर्ड समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो 0 है सर, ओके। ये u स्क्वायर है, ये -2 ऊपर जा रहा है ना त्वरण, तो g और ये h। तो इधर लेके आए में हम इसको इधर लेके आए बच्चों, 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर। तो u बराबर कितना आएगा? √2gh आ गया। हाँ सर, इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ। यदि पिंड u वेग, यदि पिंड प्रारंभिक वेग u से गति करता हुआ स्मॉल h ऊंचाई प्राप्त करता है, तो इस स्थिति में u बराबर √2gh होता है। इधर निकाल लिया, हाँ इस मान को रख दो u, अतः u का मान समीकरण 8 में रखने पर क्या मिलेगा? x इक्वल टू h/3 4/3, यहाँ क्या आएगा? g स्क्वायर इंटू ये क्या मिलेगा? 2gh की पावर कितनी है? 1/2। तो ये रही सर, और ऊपर कितनी है? सॉरी ये 2 नहीं, या 3 था वो, ये 3, और ये ओमेगा कोस लैम्डा। तो कितना मिला है? x इक्वल टू 4/3 इंटू ये मिलेगा 2gh की पावर 3/2 g स्क्वायर, और सर ये ओमेगा कोस लैम्डा h। x इक्वल टू 4/3, ये 2√2 इंटू g√g, और ये h√h ओमेगा कोस लैम्डा बटे जी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा और एक जी से √g कट जाएगा। पक्का? हाँ सर। अब इस पूरे को लिखूँ मैं, तो क्या लिखूँगा वो सुनते जाना। x बराबर 4/3, और ये क्या मिलेगा? 8 हो गए, तो 8 √2 है, √h है, और सर g का है नीचे, तो यहाँ मिलेगा √2
2h/g और ये h बाहर, ओमेगा cos लैम्डा। लिखो बच्चों, g² नीचे 3/2 पर, लिख लिया? लिख लो, फटाफट लिख लो। ये आ गया आप समीकरण 9। इससे आगे नहीं बढ़े, किससे में सिद्ध करवा सकता है वो। x का मान h के पदों में, x का मान किसके पदों में? h के पदों में। h क्या है? ऊंचाई। h क्या है बच्चों? ऊंचाई है, हाइट। हाइट है h। अब लिखते हैं हम, ये तो ख़त्म हो चुका है पूरा, वही विशेष स्थिति की बात करते हैं। हाँ, अब मैं बता रहा था ये वापस ऐसे कैसे आया। गया तो यहाँ तक ना, वापस ऐसे क्या है, क्यों आया इधर? क्योंकि इसके पास वेग इधर ही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉल को बैट से बहुत भयंकर मारा, बॉल ऐसे गई, फिर यहाँ के बाद ऐसे गिर जानी चाहिए? नहीं सर, यहाँ पर इसका अधिकतम ऊपर की दिशा में जो वेग था ना, वो तो 0 हो गया था। कौन सा? ऊर्ध्वाधर दिशा वाला वेग। लेकिन क्षैतिज दिशा वाला वेग होता है जिसको आगे लेके जाता है। ऐसे हम जब किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो ये द्विविमीय में गति है। एक घटक तो इसका ऊपर है, एक घटक इधर है। तो ये वाला घटक है ना, इसका वेग है ना Vy का, वो तो यहाँ 0 हो जाता है, तो वो ऊपर नहीं जाता। लेकिन Vx इसके पास ≠ 0 होता है, तो वो इस दिशा में गति करता है, फिर वापस इसके पास इधर गति आ जाती है। ये आपने 11th क्लास में प्रक्षेप्य गति पढ़ी होगी। 2 घटक होते हैं इसके पास, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। अधिकतम ऊंचाई पर बच्चों, इधर देखो बच्चों, अधिकतम ऊंचाई पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है बच्चों वो 0 हो जाता है, जो क्षैतिज घटक है ना वही रहता है उसके पास। इस कारण वो क्षैतिज दिशा में गति करता है। तो हम जब किसी भी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं ना, तो यहाँ की बात मत समझना कि नीचे आएगी। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक तो 0 हो गया, लेकिन क्षैतिज घटक होने के पास ऐसे आएगा। ओके ओके सर, क्लियर? चलो अब हम इसके 2 केस और लगा लेते हैं, 2 धाराएं लगाते हैं। उसके बाद कंप्लीट, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो केस फर्स्ट ख़त्म करते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं। हमें क्या मतलब इससे, हमें तो लेमडा से मतलब है अब। ओके, केस फर्स्ट, जब कण भूमध्य रेखा पर स्थित हो, अर्थात लैम्डा = 0 डिग्री हो, अर्थात लैम्डा = 0 डिग्री हो। ठीक है बच्चों? हाँ सर। चलिए, कहाँ की बात? ये धरती माता, हम यहाँ पर फेंक रहे हैं उसको। अब यहाँ पर कैसे? इस जगह पर ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर जाएगा। ठीक है? ये कौन है? पूर्व, ये कौन है? उत्तर, और ये कहाँ है? दक्षिण। अरे हटाओ, यह है पश्चिम। हम बात करें इस रीति, यहाँ लैम्डा = क्या है बच्चों? 0। यह है दक्षिण। ठीक है? तो x = कितना होगा? 8h/3 2h/g, और ये ओमेगा cos लैम्डा, चूँकि लैम्डा = क्या है? 0। x = 8h/3 2h/g ओमेगा cos 0। तो ये x मैक्सिमम मिलेगा 8h/3 2h/g, और ये ओमेगा। h मैक्सिमम लिखिए आप, जल्दी से जल्दी लिखिएगा। एक और केस बच रहा है, उसके बाद ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा।
जल्दी करो बच्चों, फिर हम फोकल लोलक पढ़ेंगे। के सेकेंड, जब कण ध्रुवों पर स्थित हो, जब कण ध्रुवों पर स्थित हो अर्थात लेमडा बराबर कितना हो 90 डिग्री। कण यहाँ से हटकर पहले बच्चों यहाँ आ चुका है, तो यहाँ मैं ऊपर फेंकूँ ना तो वहीं आएगा ये, तो ये लेमडा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 8h/3 √2h/g ओमेगा कोस लेमडा, तो ये हो गया 90, यहाँ कोस 90, तो ये आ गया x मिनिमम और x मिनिमम आ जाएगा 0। x मिनिमम कितना आया सर 0 आया, मतलब वहाँ पर कोरियोलिस बल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बता दूं ध्रुवों पर है ना, ध्रुव होते हैं भूमध्य उस पर घूर्णन अक्ष पर, और आपने पढ़ा हो कि घूर्णन अक्ष पर यदि कोई कण है तो वो घूर्णन गति नहीं करेगा। घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी होनी चाहिए पिंडों की, मतलब ये निकाय है ना, ये निकाय, ये यहाँ पर कण है, इसको ऐसे घूर्णन गति करवा रहा हूँ मैं इसको पूरे को, तो ये वाला घूर्णन गति करेगा, यहाँ वाला कण ऐसे घूर्णन गति करेगा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, लेकिन जो इस पर होगा ना वो घूर्णन गति नहीं करेगा। इस कारण ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है आपको, इस कारण ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। और जितनी ज़्यादा उसकी दूरी होगी उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा उसकी दूरी होगी, जितनी ज़्यादा उसकी क्या होगी बच्चों दूरी, तो यहाँ पर दूरी ज़्यादा है तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, आर ज़्यादा है तो उसका रेखीय वेग भी ज़्यादा होगा। रेखीय वेग क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। तो फटाफट लिख लीजिए इसको, कोरियोलिस बल का इफेक्ट हो चुका है अपने जो फोकोलोलक है, वैज्ञानिक का नाम है फोको, तो उसका आवर्तकाल ज्ञात करेंगे और फोकोलोलक की सहायता से हम पृथ्वी का कोणीय वेग भी ज्ञात करते हैं, पृथ्वी का कोणीय वेग भी ज्ञात करते हैं। जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। अब आपको लगभग सही क्वालिटी में वीडियो में, मतलब वीडियो भी अच्छा दिख रहा है, ऑडियो भी अच्छा सुनाई दे रहा है, और लगभग डेली की डेली आपको वीडियो मिल रही है। पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तबीयत का, तो इस कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी डेली की डेली, अब लगभग डेली मिलेगी। संडे को भी हो सकता है 1.5 घंटे के, 2 घंटे के, 1 घंटे के हम क्लास आपको दे दें। जहाँ तक है पूरा प्रयास रहेगा, हम डेली क्लास लेंगे आपकी, और पूरी संडे को भी हम आपको वीडियो अवेलेबल करवा दें। बच्चे PDF की बात करें तो बिल्कुल, या तो आप जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मैसेज कर दें, या फिर ऐप में मैं डाल दूँगा। ऐप में तो थोड़ा PDF को डाउनलोड करोगे तो टाइम लगेगा, फिर भी मैं ऐप में डाल दूँगा, ठीक है। और वैसे मैं लिखवा भी रहा हूँ, कोई बच्चा साथ का साथ लिख रहा हो तो उसके प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, कोई नहीं लिख रहा है तो कोई बात नहीं है, वो PDF से लिख ले, पर लिखना तो पड़ेगा। खुद की राइटिंग के नोट्स जो होते हैं, खुद के रिटर्न वर्क के जो नोट्स होते हैं, उनकी बातें बिल्कुल अलग होती है। ये मेरे पास भी है, मेरे टाइम के जब मैं पढ़ता था 2012-13-14 में BSc में, तब भी ये मैंने खुद नहीं बनाए थे, पढ़ते थे सर के पास, बनाते रहते थे। अभी उनमें कुछ अच्छी चीज़ें समीकरण पहले थोड़ी काट रखी थी, स्टेप काट रखी थी, उन सबको मैंने कवर कर लिया है, और मैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके नोट्स अवेलेबल करवाऊँगा। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को 2 बार देखो, फिर भी नहीं आता है तो बिल्कुल हमसे संपर्क कीजिए। और यदि आपके पास CBH की कोटा यूनिवर्सिटी की बुक है, ये वाली फर्स्ट ईयर की बुक शायद थी मेरे पास पर अभी मिल नहीं रही है, मिल गई, यांत्रिकी ऐसी बुक हो, मैकेनिक्स की है, तो हम आपको बता दें, इसमें कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस फर्स्ट यूनिट चल रही है अपनी, ठीक है। ये इसमें 9 लेसन है, सॉरी 7 लेसन है, ये तो परिशिष्ट में यहाँ तक अपन पढ़ेंगे जो भी अपने सिलेबस में है, ठीक है बच्चों। तो आप इनको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में या 2 वीडियो में क्लास कंप्लीट, मतलब ये पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कीजिए, और फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो BSc से रिलेटेड, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल आप मैसेज कर दें या फिर कैसे भी करके हमसे संपर्क करके पूछ लें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।